हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों केमिस्ट्री हमारी खत्म होने के कगार पे है। ये सेकंड लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों इस चैप्टर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दो या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बोल दो, कार्बन एवं इसके यौगिक बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि नॉन मेटल अधातु के बारे में मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन एक अधातु है, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, अधातु है, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा। फॉस्फोरस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। सल्फर के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। लेकिन दोस्तों कार्बन के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा नहीं पढ़ना, बहुत सारा पढ़ना है। क्यों सर, कार्बन में ऐसी क्या विशेषता है जो इतना ज्यादा पढ़ना है? देखो दोस्तों एक चीज मुझे बताओ। पहली बात तो आप लोग जानते हैं कंपाउंड यानी यौगिक किसको बोलते हैं? चलो मुझे बताओ, क्या ये एक यौगिक है? क्या ये एक यौगिक है? क्या ये एक यौगिक है? बिल्कुल सर, यौगिक किसको बोलते हैं जिसमें कम से कम दो तत्व होते हैं? सर इसमें सोडियम है और क्लोरीन है, तो सर ये एक क्या है? यौगिक है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है इस प्रकृति में कितने यौगिक पाए जाते हैं? अरे सर करोड़ों होंगे, करोड़ों, मतलब गिनती भी पता नहीं। देखो H2O ये भी एक यौगिक है, NaCl ये भी एक यौगिक है, CH4 ये भी एक यौगिक है, CO2 ये भी एक यौगिक है, और बताओ H2SO4 सर ये भी एक यौगिक है, HNO3 ये भी एक यौगिक है ना? बहुत सारे यौगिक है दोस्तों। ऐसे यौगिक जिसमें आपको कार्बन मिलता है, ऐसे यौगिक को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं, कार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं ना, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों आपने कभी ये वर्ड सुना है क्या, ऑर्गेनिक? जैसे मैं आप लोगों को बोलूं ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे ऑर्गेनिक का एक्चुअली मतलब क्या है? हम डेली लाइफ में ऑर्गेनिक वर्ड कहां पर यूज करते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार इसकी ग्रोथ काफी ऑर्गेनिक हुई है। जैसे एक ने तो क्या करा, जैसे मान लो कोई दो लड़के हैं, एक लड़के का नाम मान लेते हैं ए, एक का नाम मान लेते हैं बी, ठीक है। तो मान लो दोनों ही स्टार्टिंग में गरीब थे। ए ने क्या करा दोस्तों, गलत काम करके कहीं पर चोरी कर ली किसी के साथ में, भाई मान लो किसी के पैसे खा गया, कुछ भी कर करके मान लो इसके पास में बहुत सारा पैसा आ गया। दोस्तों बी वाला जो है ना, उसने बिल्कुल जीरो से शुरू करा, दिन रात मेहनत करी, है ना, किसी का भी साथ में गलत नहीं करा, अपने दिन रात की मेहनत से ये पैसे वाला बना। तो आप लोग क्या बोलते हो यार, ये बी वाला व्यक्ति ने इसने काफी ऑर्गेनिक ग्रोथ करी है। ऑर्गेनिक का मतलब जो बिल्कुल आपकी नेचुरल, कुछ इसमें मिलावट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल, ठीक है। समझ आ रही है बात को? तो सिमिलरली मैं आपको क्या बोल रहा हूं, नेचुरली आपको क्या क्या मिलता है आप मुझे बताओ, इस प्रकृति से क्या मिलता है? सर प्रकृति से मुझे फ्रूट मिलता है, सर प्रकृति से मुझे फल मिलता है ना। मतलब मैं आपको बताऊं इस नेचर में जो भी लिविंग है ना, लिविंग, नॉन लिविंग तो छोड़ो, पहले तो लिविंग की बात कर लेते हैं। लिविंग चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी में आप लोगों को कार्बन के यौगिक मिलेंगे, कार्बन के कंपाउंड मिलेंगे। जैसे चलो एक चीज मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने शर्ट पहन रखा है? बिल्कुल सभी ने पहन रखा होगा। किसी ने शर्ट के साथ में जैकेट भी डाल रखी होगी, बिल्कुल, मतलब कपड़े हम सभी पहनते हैं, डेली लाइफ का बता रहा हूं। दोस्तों क्या आप लोग फूड यानी भोजन करते हो क्या? बिल्कुल सर करते हैं। दोस्तों कभी आप लोग बीमार हो जाते हो क्या, मेडिसिन लेते हो क्या? बिल्कुल सर लेते हैं। दोस्तों हमारे घर में क्या पेंट होता है क्या? बिल्कुल सर होता है। दोस्तों क्या आप लोग अपनी एक्टिवा में, अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हो क्या? बिल्कुल डलवाते हैं। दोस्तों इन सभी में क्या है? कार्बन के कंपाउंड है, इन सभी में क्या है? कार्बन के यौगिक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पूरे अगर जितने भी कंपाउंड है ना उनमें बात करें दोस्तों, 5 मिलियन से भी ज्यादा, 5 मिलियन का पता है 50 लाख से भी ज्यादा क्या है? कार्बन के यौगिक है। आपको तो गिनती के दो चार पता होगा, CO2 सर इसमें कार्बन है, CH4 सर इसमें कार्बन है, हम तो केवल 2 या 3 या 4 ही बता पा रहे हैं। टोटल दोस्तों 5 मिलियन से भी ज्यादा क्या है? कार्बन के कंपाउंड है। तो बेसिकली हमको इस कार्बन के बारे में समझना है, इसमें से क्या चीज है जो इसके इतने यौगिक मिल रहे हैं। क्लियर है? आ जाओ चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो पहले तो ये बात करते हैं सर, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अभी के लिए ये मतलब समझिए कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन पाया जाता है उसे आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, जैसे क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? बिल्कुल सर, इसमें कार्बन पाया जा रहा है तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं सर, इनमें क्या जनरली विशेषता पाई जाती है। पहली चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या ये पानी में घुल जाते हैं क्या? आप लोग बोलोगे नहीं सर ये पानी में नहीं घुलते, ये पानी में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, ठीक है। ये पानी में अघुलनशील होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो आप मुझे बताइए, मैंने अभी भी आपको बताया है कि जो पेट्रोल होता है इसमें भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं, बताया ना मैंने, यानी इसमें भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। तो क्या आपका पेट्रोल पानी में घुल जाता है क्या? नहीं घुलता। तो मैंने आपको बताया ही है कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना वो पानी में नहीं घुलते। तो सर किस में घुलते हैं? जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो आपके ऑर्गेनिक चीजों में ही घुलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कार्बनिक विलायक में ही। मतलब ऐसा आपका लिक्विड, ऐसा आपका विलायक जिसमें कार्बन होता है उसी में ही आप लोगों का मिलेगा। जैसे आप मुझे बताओ पेट्रोल जो है क्या इसमें कार्बन पाया जाता है क्या? क्या इसमें कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं? अभी मैंने बताया बिल्कुल। तो ये क्या है आपका एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलेंगे हम लोग, इसको कार्बनिक विलायक बोलेंगे। तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें कार्बन है वो आराम से पेट्रोल में घुल जाएगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक किस किस में घुलते हैं, तो आप लोग बोलोगे दोस्तों ईथर। अभी हम लोग आगे बात करेंगे ईथर क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है ना, तो इसमें आप लोगों के घुल जाएंगे। मेजर तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पानी में है ना ये अघुलनशील होते हैं। सर केमिस्ट्री कितने दिन में हो जाएगी दोस्तों? ये बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें आपको है ना IUPAC नेम वगैरह सब पढ़ना है ना, ये बड़ा चैप्टर है। मतलब केमिस्ट्री आप मान लो आज क्या वार हो गया, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्र, हाँ मतलब इस वीक में तो 100% हो जाएगी, उससे पहले ही हो जाएगी, ठीक है, आराम से हो जाएगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इनकी दूसरी विशेषता समझो। एक्चुअली में क्या होते हैं, काफी ज्यादा ये इनफ्लेमेबल होते हैं, काफी ज्यादा ज्वलनशील होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया पेट्रोल का, क्या पेट्रोल में कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं क्या? कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं क्या? बताओ, बिल्कुल पाए जाते हैं। इसी वजह से पेट्रोल क्या है आपका, ज्वलनशील है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इनकी क्या विशेषता है सर? ये क्या होते हैं, थोड़े ज्वलनशील होते हैं। ये क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनकी तीसरी विशेषता की, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना कार्बनिक यौगिक, थोड़े सर क्या होता है, कम रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, उतने फास्ट अभिक्रिया नहीं करते जितने आप लोगों के इनऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं, अकार्बनिक यौगिक करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये क्या है सर, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, सोडियम है और क्लोरीन है, कार्बन नहीं है। तो इनऑर्गेनिक के मुकाबले ये आपके क्या होते हैं, स्लो रिएक्शन करते हैं। तो ये आपको जनरल 3 पॉइंट समझ में आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो चलो सर आगे चलते हैं अब कि सर कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है। जैसे आपने बताया कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं, जैसे देखो सर ये भी एक कार्बन का यौगिक है या नहीं है? कार्बन का यौगिक है या नहीं है, बोलते नहीं हो आप। जैसे ये एक कार्बन का यौगिक है या नहीं है, चाय भी ले आना, बताओ। तो सर ये कार्बन जो होता है ना वो बॉन्ड कैसे बनाता है? जैसे आपने सुना होगा, भी हम आगे पढ़ेंगे C3H8। तो सर ये कार्बन ने है ना खुद कार्बन के साथ में और हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड कैसे बनाया, तो सर ये समझाओ मुझे। क्योंकि सर जब इतने ज्यादा कंपाउंड बना रहा है इसका मतलब सर कार्बन की बॉन्ड बनाने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। तभी तो देखो कभी हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, कभी क्लोरीन से जुड़ रहा है, कभी खुद और अन्य कार्बन के साथ में जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ रहा है। तो इसका मतलब कार्बन में बॉन्ड बनाने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। तो आइए समझते हैं सर ये इसमें एक्चुअली में है क्या जो इतने अच्छे बॉन्ड बना पा रहा है, इतने ज्यादा बॉन्ड बना पा रहा है। जैसे आपने ये सुनो CO2, तो सर इसमें कार्बन में से क्या विशेषता, ऑक्सीजन के साथ भी बना लिया, हाइड्रोजन के साथ भी बना लिया, क्लोरीन के साथ में बना लिया। आइए इसके बाद हम है ना RKM सर केमिस्ट्री के बाद क्या पढ़ाओगे, मुझे भी नहीं पता क्या पढ़ाऊंगा, बस मुझे ये पता है भी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है।
आप जो बोलोगे पहले लास्ट में डिस्कस करेंगे, प्लीज अभी पढ़ो यार। RKMG, ठीक है, आ जाओ। चलो, तो सर ऐसा क्या है इसमें, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जरा बताइए सर। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, परमाणु क्रमांक होता है 6। परमाणु क्रमांक 6 होने का मतलब क्या है, इसके एटम में, इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 6, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या 6 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6। दोस्तों किसी एटम में, परमाणु में बीच में होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, उसके चारों ओर क्या होती है, कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो। एक दोस्त बोल रहा है सर अगर मैंने मेटल एंड नॉन मेटल नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर पढ़ सकते हो क्या? हाँ, आप ये चैप्टर पढ़ सकते हो, है ना। चलिए आ जाओ। सर आपको पता है पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 रहते हैं। तो बचे हुए 4 कहां पर चल जाएंगे? अगली कक्षा में चले जाएंगे, ठीक है। दोस्तों पहले मुझे बताओ, कार्बन जो है आपका स्टेबल है क्या? स्टेबल है क्या? नहीं सर, इसके भाइतम कोश में 8 नहीं है, कुल मिला के स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो ये भी क्या करेगा, स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, कभी किससे जुड़ने की कोशिश करेगा, कभी किससे, कभी किससे, कभी किससे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि सर ये बॉन्ड बनाने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी इतने ज्यादा कैसे बना रहा है, ये हम लोग बात देखते हैं। पहले तो मुझे बताओ इसको स्टेबल कैसे करें। सर एक बहुत अच्छा तरीका है, क्या सर? अगर कहीं से इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए ना तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो पहली कक्षा में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए, ये बोलना चाह रहे हो आप? आपने मेरे को ये वाला सॉल्यूशन बताया कि सर कहीं से 8 आ जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब कहीं से 4 आ जाए, अब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दोस्तों मुझे बताओ, ये जो अंदर न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसके अंदर क्या है? 6 प्रोटॉन है। बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके कौन रखेगा, ये अपनी कक्षा में रहे, ये काम कौन करेगा? सर अंदर का जो प्रोटॉन है ना, वो ये काम करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का काम करता है। अब दोस्तों बेचारे 6 प्रोटॉन है, और तुम मुझे बताओ 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को क्या आकर्षित करके रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे। तो सर आप बोल रहे हो ना कि इसके पास में कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, मतलब सर ये C-4 बना ले। सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आगे क्या बात समझ में? अब दूसरा बच्चा आया, बोले सर एक तरीका और है। मैंने बोला क्या? सर देखो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो सर इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और पहली कक्षा की कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो सर अगर कोई जब 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो सर ये क्या बन जाएगा? C+4 बन जाएगा। पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। सर देखो स्टेबल हो गया, बताओ। देखो सर, बात सही है क्या? बात सही है क्या? लेकिन यहां पर भी एक चक्कर है। चक्कर क्या है? कौन बताएगा? चक्कर ये है कि सर अंदर बैठे हैं 6 प्रोटॉन और बाहर है 2 इलेक्ट्रॉन। ये 6 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेंगे पूरा, मतलब ये स्टेबल रह ही नहीं पाएगा सर ये एटम। तो ऐसा होके भी सर काम नहीं बन पा रहा। समझ में आ गई क्या? तो हमने 2 तरीके देखे कि कार्बन कर क्या सकता है, उन दोनों तरीकों पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को मैं रफ करता हूं, टेंशन मत लो, अभी आप लोगों को वापस मिल जाएगी ये वाली चीजें। मैं क्या बोल रहा हूं, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी क्या है 2,4। तो सर 4 प्राप्त कर लेगा, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो उस पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये आपका C-4 धनानी रिनायन, रिनायन बनाने के लिए सर ये कर लेगा। क्लियर है क्या? लेकिन आपको पता है कि दोस्तों उस न्यूक्लियस नाभिक है ना, वो 10 इलेक्ट्रॉन को झेल नहीं पाएगा यार। नाभिक के अंदर जो 6 प्रोटॉन है ना, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे। 6 को पकड़ पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। फिर आपने कोई दूसरा तरीका बताया कि सर एक काम करिए, ये क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा 4।
भाई पहली कक्षा में 2 है, दूसरे में 4, सर अगर ये 4 डोनेट कर देगा तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। पहली कक्षा की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है सर, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसके 2 तरीके, इसका एक तो मैंने कारण क्या बताया, एक दूसरा कारण भी समझो। दोस्तों आप मुझे बताओ, ये बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो क्या आप लोगों को एनर्जी देनी होगी क्या? तो दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? बोलो हाँ या ना, बहुत सारी एनर्जी। तो दोस्तों इतनी सारी एनर्जी कहां से लेकर आओगे, कहां से लेकर आओगे? तो ये वाली चीज भी आपकी पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि अगर मान लो ये 4 आपने हटा भी दी, चलो एनर्जी देके आपने हटा भी दिए, अब अंदर क्या बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले क्या कर रहे थे, 6 प्रोटॉन का काम था 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना, लेकिन अब उस 6 प्रोटॉन के बीच में, 6 शेयर के बीच में आप 2 हड्डी डाल गए, तो वैसे ही आपका स्टेबल नहीं रह पाएगा। क्लियर है क्या? फिर क्या तरीका है दोस्तों, ना ये वाला काम हो पा रहा ना ये काम हो पा रहा। दोस्तों अब एक काम हो जाएगा, देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है स्टेबल होने की, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। एक तरीका और है, हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था, वो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो ये क्या करेगा, देखो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से कुछ शेयर कर लेगा। देखो त्याग नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, ये बात आप सभी को पता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो ये क्या करेगा दोस्तों, शेयरिंग करेगा। इसके पास में क्या हो गया, एक काम बचा, क्या करना, साझा करना, शेयरिंग करना। कैसे करेगा, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना, मैं ये मान के चल रहा हूं। आ जाओ, जैसे एक एग्जांपल बात करते हैं कि सर ये CH4 जो मीथेन का फॉर्मूला है, सर ये कैसे बना, ये मॉलिक्यूल कैसे बना? सर मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल। तो सर इसमें 4 हाइड्रोजन के एटम है, एक कार्बन का एटम है, तो इसलिए सर ये एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है सर, इसमें बताओ ना कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। देखो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ठीक है मैंने बना दिया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी हाइड्रोजन के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 1, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक ही कक्षा है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और पहली कक्षा की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, यानी इसका मतलब ये भी स्टेबल नहीं है, इसको भी कहीं ना कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन के भी बाह्यतम कोश में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे और भी हाइड्रोजन थे, ऐसे और भी हाइड्रोजन थे जिनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन थे। तो कार्बन ने बोला इस हाइड्रोजन को कि भाई हाइड्रोजन एक काम करेगा क्या, तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मैं मेरा मान लेता हूं, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तू तेरा मान ले। इससे क्या फायदा होगा, देख तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक तो तेरा था ही और मेरा वाला भी तू अपना मान ले, देख तेरा काम हो गया, हो गया ना, हो गया। सिमिलरली दोस्तों कार्बन ने इस हाइड्रोजन को बोला भाई तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मैं अपना मान लेता हूं, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तो तेरा मान ले, शेयर कर लेता है। शेयर का मतलब अभी देख तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, तब कोई भी आया ना पूछने कि कितने इलेक्ट्रॉन, बता देना बढ़िया 2 इलेक्ट्रॉन है, तेरा भाई है, तेरे साथ में टेंशन मत ले। तो ऐसे हाइड्रोजन का काम हो गया। सेम दोस्तों घटना यहां पर हुई, इस वाले हाइड्रोजन का भी काम हो गया। दोस्तों सेम ये हुई, इस वाले हाइड्रोजन का भी काम हो गया। अब दोस्तों जब कोई चीज शेयरिंग करते हैं वो क्यों करते हैं, जिससे दोनों का फायदा हो, दोनों का फायदा हो। तो कार्बन का भी तो फायदा होना चाहिए। तो कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, साथ में दोस्तों अगर कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसको दिया है कि भाई तू तेरा मान ले, तो कार्बन भी तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन अपना मानेगा, मानेगा या नहीं मानेगा। तो दोस्तों एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, इसके भी दोस्तों 8 हो गए। तो दोस्तों ये इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। दोस्तों बात बताओ समझ में आएगी क्या, इंजीनियरिंग कैसे पढ़ेंगे गुरुजी? सत्येंद्र पाल जी एक ही कमेंट कर रहे हैं, सब पढ़ाएंगे, आप टेंशन क्यों लो। ठीक है, आ गई बात समझ में दोस्तों। हालांकि अगर कोई बच्चा सीरियस है, पहली क्लास से देख रहा है, तो उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि उसको पता है मैंने केमिकल बॉन्डिंग में ये सारी चीजें बता दी है।
दोस्तों यहां पर क्या हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ना, तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एक बॉन्ड बनता है, ये सिंगल बॉन्ड बनता है। यहां पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो यहां पर भी एक बॉन्ड बन गया, यहां पर भी एक एक हुई कि यहां पर भी है। तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने केमिकल बॉन्डिंग में काफी डिटेल में ये चीजें पढ़ी है। तो इसका क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, वो सब मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, ठीक है, चले आगे। हाँ ठीक है सर, आगे चलते हैं, आ जाओ। अब बात करते हैं कि सर जो मुझे बताओ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना, मान लो जैसे ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्यों बोल रहे हो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें कार्बन है। तो सर अगर कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो सर उसकी क्या विशेषता है। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी इसमें कार्बन है, बोलो हाँ या ना। दोस्तों कार्बन अन्य तत्व के साथ में जुड़ा हुआ है तो यानी इनके बीच में कोई बॉन्ड है। दोस्तों बॉन्ड कैसे बनता है, सर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या शेयरिंग करके। तो कार्बन ना ही डोनेट करेगा ना ही ग्रहण करेगा, इसके पास में एक ही तरीका है, शेयर करना, साझा करना, बोलो हाँ या ना। तो कार्बन ने यहां पर हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन साझा करा है। दोस्तों जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है आप लोगों का, कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हिंदी में आप लोग बोलोगे सह संयोजक बंध होता है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो बिल्कुल सर, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सह संयोजक बंध होता है, बिल्कुल होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कोवेलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना आयनिक बॉन्ड होता है। तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है तो इसको तोड़ना आसान होगा, थोड़ा सा हीट दोगे उसी में आपका टूट जाएगा। यानी अगर इसको पिघलाना हो तो बहुत आसान है, गैस बनाना हो तो और भी आसान है। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी कम होता है। कारण क्या है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों का इतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है जितना आयनिक बॉन्ड है। जैसे आपको क्या मैंने बताया था, क्या सोडियम क्लोराइड का बताया था मैंने कि यार इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। तो सर आप मुझे बताओ मैं किसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखूं। दोस्तों इन चार के आप लोगों को ध्यान रखना है, इन चार कंपाउंड के, इन चार ऑर्गेनिक कंपाउंड के, इन चार कार्बनिक यौगिक के याद रखना है दोस्तों, बिल्कुल याद रखना है। सर क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। दोस्तों एनसीईआरटी में इन चारों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दिया, अगर एनसीईआरटी ने ये भी लिख दिया ना कुछ, याद करना है भैया, लाइन से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल दोस्तों पूछेगा, 100% पूछेगा। तो एसिटिक एसिड आपको पता है किसे बोलते हैं, हाँ पता है सर, ये एसिड विनेगर में, सिरके में पाया जाता है। क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, बिल्कुल सर, देखो कार्बन है इसमें। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आप लोग ध्यान रखो 290, देखो कितना कम है, कितने कम टेम्परेचर पे आप लोगों का मेल्ट हो रहा है। अगर आप लोग इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे ना तो 273, जब माइनस करेंगे 10 में से 3 गया 7, आपका ये कितना बचा 8 में 7 गया सॉरी 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने कम टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाएगा, हम सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट 391, ठीक है। क्लोरोफॉर्म ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप लोग देख पा रहे हो इसमें कार्बन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये रहा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये रहा। एथेनॉल आपको पता है, अभी आगे पढ़ेंगे एथेनॉल एक्चुअल में क्या है, एथिल एल्कोहल को ही बोलते हैं। जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है ना उसमें यही होता है, एथेनॉल ये होता है उसमें, ठीक है। तो उसका ये है, ये है, मीथेन का ये है, ये है, चार आपको याद रखनी है, ठीक है। सर चाय कैसे लगी, अच्छी नहीं है यार, ठीक है। चलिए आगे, एक लड़का है रोशन लाल मीना जी, सर क्लास में नहा के आया करो। रोशन लाल मीना जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैं क्लास में नहा कर ही आता हूं, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि सर गंदे लग रहे हो, तो अब यार वो शक्ल ही ऐसी है, बताओ क्या करा जाए, हाँ? बताओ रोशन लाल मीणा जी, क्या किया जाए, वो शक्ल ही ऐसी है। नहा के तो आया हूं भाई मैं, ठीक है रोशन जी। और बताओ रोशन जी, कोई डाउट हो, चले आगे, आ जाओ।
आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, आंसर आप लोग बताओ। अब सर कार्बन की इतनी बात कर रहे हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सर कार्बन के बारे में कुछ बेसिक चीज तो बता दो कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका क्या है। अरे यार ये भी बताने की जरूरत है क्या? देखो एटॉमिक नंबर आपको सभी को पता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। दोस्तों कार्बन जो होता है ना, उसके 3 आइसोटोप होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं इसका मास नंबर, द्रव्यमान संख्या क्या है, वैसे जो मैक्सिमम आपको मिलता है आपको यही मिलेगा 99%। ठीक है, ठीक है। और आपको पता है किसी भी मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या के आगे जब आप लोग AMU लगा देते ना, तो वो क्या बन जाता है? एटॉमिक मास बन जाता है। यानी कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? 12 AMU होगा। लेकिन सर यहां पर तो लिख रखा है 12.011। इसका क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों इन तीनों को कंसीडर करा हुआ है। भाई इसका एटॉमिक मास होगा 12 AMU, उसका 13 AMU, उसका 14 AMU। अब देख लो, मान लो ये 99% पाया जाता है, तो ये सारी कंसिडर करके ये आया है आप लोगों का। ठीक है, अच्छा सर अगर हम लोग बात करें नॉर्मल टेम्परेचर पे, कार्बन जो होता है किस अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? वो ठोस अवस्था में होता है। हाँ, अगर टेम्परेचर आप लोग बहुत ज्यादा करोगे तो लिक्विड में आएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है सर, कार्बन को अगर मैं लिक्विड स्टेट में लाना चाहता हूं, अगर इसको मेल्ट कराना चाहता हूं, कितना टेम्परेचर मुझे देना पड़ेगा दोस्तों? 3546 डिग्री सेल्सियस। बहुत हाई टेम्परेचर है ना। ठीक है, अगर सर कार्बन को आपको गैस में कन्वर्ट करना है, इसको तो बॉईल कराना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 4826 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो ये कार्बन के बारे में मैंने आपको कुछ 5 बेसिक बातें बताई। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के अपर रूप। दोस्तों ये क्या होता है बताओ? कार्बन के अपर रूप आप किसको बोलोगे? देखो दोस्तों, एक्चुअली में इस प्रकृति में कार्बन जो होता है ना, प्योर कार्बन की बात कर रहा हूं मैं कार्बन के कंपाउंड के तो बात ही नहीं कर रहा कि कार्बन इस रूप में भी मिलता है, इस रूप में भी मिलता है ना, इस रूप में भी मिलता है ना। मैं प्योर कार्बन की बात कर रहा हूं दोस्तों। एक्चुअली में प्योर कार्बन आपका अलग अलग फॉर्म में मिलता है, उससे आप लोग बोलते हैं एलोट्रोप, यानी अपर रूप, कार्बन का अपर रूप। जैसे कहीं पर हम देखोगे कार्बन अलग रूप में पाया जा रहा है, सॉफ्ट रूप में पाया जा रहा है, कहीं पर कार्बन हार्ड यानी ठोस रूप में पाया जा रहा है दोस्तों, ये भी प्योर कार्बन, यहां पर भी आपका प्योर कार्बन। तो दोस्तों एलोट्रोप अपर रूप आप लोग किसको बोलोगे? जैसे मैं आपको बोलूं कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन। एक्चुअली में अगर ये कार्बन का अपर रूप है, इसका मतलब ये केवल कार्बन का बना हुआ है, ये भी कार्बन का बना हुआ है, ये भी कार्बन का बना हुआ है। फिर सर इनके अलग अलग नाम क्यों हैं? क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। सर ये कार्बन का बना हुआ है, ये भी कार्बन का बना हुआ है, केवल ये भी कार्बन का बना हुआ है, तो तीनों की प्रॉपर्टी अलग कैसे हो सकती है सर? अगर आप इसकी बोलते ना इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो मैं मानता सर, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है, हो सकता है हाइड्रोजन की कुछ और प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसकी पूरी अलग प्रॉपर्टी हो गई। हो सकता है दोस्तों सर ऑक्सीजन की अलग होती है प्रॉपर्टी, इसलिए सर इसकी भी पूरी अलग हो गई। लेकिन सर ये तो पूरा कार्बन का बना हुआ है, सर ये भी पूरा कार्बन का बना हुआ है, सर ये भी पूरा कार्बन का बना हुआ है, तो सर इन तीनों की विशेषता अलग अलग कैसे हो गई? सर मेरा तो ये डाउट है। तो इसका आंसर देंगे रोशन लाल मीणा जी। रोशन लाल जी, आपकी कितनी आंखें हैं? 2 आंखें हैं। कितनी नाक है? 1 नाक है। कान कितने हैं? 2 है ना रोशन लाल जी? अब बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली की कितनी आंखें हैं? 2 आंख है। नाक कितनी है? 1 है। कान कितने हैं? 2 है। बिल्कुल उसके भी आपके जैसे ही है ना। लेकिन आप पूरी कॉलोनी में घूमे आओ, मैं आप चल यार, कोई पूछने वाला ही नहीं है आपको। ओ विराट कोहली, ओ भाई साहब, ओ भैया ऑटोग्राफ, भैया भैया ऑटोग्राफ। समझ लो, समझ लो, समझ गए रोशन लाल मीणा जी? ठीक है, तो सिमिलरली क्या है, क्योंकि यार विराट कोहली ने यार उसने आज तक जीवन में काम अलग प्रकार के किए हैं, आपने अलग प्रकार के काम किए हैं। उसकी हड्डियां इतनी मजबूत है, आपकी हड्डियां मजबूत नहीं है। तो सिमिलरली दोस्तों ग्रेफाइट में
या डायमंड में जैसे मान लो ये केवल कार्बन से मिलकर बना, ये मान लो 5 कार्बन के एटम है, तो इसमें मान लो अलग प्रकार से जुड़े हुए हैं, डायमंड में मान लो अलग प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसमें मान लो अलग प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो इनके अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, अलग अलग है। बात समझ में आ गई क्या? आ गई क्या? चले आगे, आ जाओ आ जाओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन के एटम्स के बीच में अलग अलग प्रकार से बॉन्ड होने की वजह से या अलग अलग प्रकार से एटम्स का अरेंजमेंट होने की वजह से, है ना, कार्बन आपका अलग अलग रूप में मिलता है ना। कार्बन के बेसिकली 3 अपर रूप आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। कौन से है वो 3 अपर रूप मैं आपको बता दूं, ठीक है। इधर छोड़ो, मैं अगले स्लाइड में बताता हूं। यहां पर 2 के बारे में लिख रखा है, देखो। एक तो है आप लोगों का कहां गए यार, एक तो है आप लोगों का डायमंड। डायमंड दोस्तों पहली बात तो ये समझिए, अगर ये कार्बन का अपर रूप है इसका मतलब केवल कार्बन के एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर आप लोग इसके अंदर जाके देखोगे ना, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, केवल कार्बन के एटम से मिलकर बना हुआ है। ऊपर से देखोगे तो आप लोगों को ऐसा नजर आएगा। सर मुझे ये बताओ, ये जो कार्बन है ना, कार्बन है ना, ठीक है, इसकी क्या विशेषता है? दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, वैसे आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, वहां पर भी आप लोग चीज समझोगे। आप तो बस ये ध्यान रखो सर इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती, विद्युत का कुचालक होता है। ऐसे नहीं आप जैसे भाई कॉपर का वायर जो लोगे ना, कॉपर का वायर, कॉपर का जो वायर लोगे, इसमें क्या करंट फ्लो हो सकती है क्या? बिल्कुल, इसमें करंट नहीं फ्लो हो सकती, तो ये विद्युत का कुचालक है। दूसरी बात क्या है कि दोस्तों जैसे कॉपर के तार को यहां से गर्म करोगे तो यहां से भी आपका गर्म हो जाता है ना, यानी सर हमने हीट यहां पर दी, यहां पर पहुंच गए, हीट का अच्छा कंडक्टर है। तो सिमिलरली दोस्तों डायमंड की बात करें, अगर आप लोग डायमंड को यहां से गर्म करोगे ना, डायमंड आप लोगों का यहां से भी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब सर ये तो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर हो गया, बहुत अच्छा सुचालक हो गया। हाँ तो और मेटल से भी ज्यादा होता है। अरे हाँ, अगर आप लोगों से पूछा जाए बेस्ट कंडक्टर कौन है हीट का, बेस्ट कंडक्टर, बहुत जने लाइन में लगने आएंगे, सिल्वर आएगा, गोल्ड आएगा, कॉपर आएगा, हम तो मेटल है। अरे उनसे भी खतरनाक है आप लोगों का डायमंड। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का श्रेष्ठ सुचालक। सर इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है बता सकते हो क्या? 2300 वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है, याद रखो। किसी कोई कितना अच्छा कंडक्टर है, कोई कितना नहीं है, इसको हम लोग उसकी कंडक्टिविटीज है उसमें चालकता से करते हैं। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? ठीक है सर, इसके बारे में और चीज बताओ दोस्तों। ये काफी कठोर है। कठोर कैसे दोस्तों? आप चीज मुझे बताओ, रोशन लाल मीणा जी, कठोर कैसे हैं समझाओगे क्या? जैसे रोशन लाल मीणा जी यहां पर खड़े हैं, मैं उनके हाथ पे नाखून से ऐसे कर दूं तो उनके हाथ पे स्क्रैच आ जाएगा ना? हाँ, अगर वो क्रीम व्रीम लगाना स्टार्ट कर दे तो उतना नहीं आएगा, लेकिन जैसे वो रोज रहते हैं, अगर मैं वैसे हाथ पे ऐसे नाखून से करूं तो ऐसे कुछ स्क्रैच कुछ ऐसे लाइन से बन जाएगी क्या? बताओ रोशन लाल जी। बिल्कुल बन जाएगी, क्योंकि आप काफी सॉफ्ट नहीं, क्रीम लगाया करो, सॉफ्ट हो रोशन जी। रोशन जी हमारे प्यारे भाई है हमारे, ठीक है, सॉफ्ट है वो। लेकिन अगर मैं यहां पर मैं उंगली चलाऊं नाखून से तो इसके कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि क्या है, ये हार्ड है, कठोर है। बोलो हाँ या ना। तो ये क्या है आपका, बहुत हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये, कठोरतम, इससे कठोर कोई चीज मिलेगी नहीं आपको। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? आज नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर ग्रेफाइट। सर डायमंड तो मैंने देखे हैं, मूवी में देख लिए, ज्वेलरी में, या किसी के सर आपने ज्वेलरी में देखा होगा, ठीक है। सर मुझे ये बताओ, ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट जो होता है ये भी कार्बन का अपर रूप है क्या? बिल्कुल। सर पहले तो मुझे बताओ इसमें कार्बन के एटम्स कैसे अरेंज होते हैं? देखो इसमें एक लेयर में कुछ एटम्स होते हैं, फिर उसके बाद में दूसरी लेयर होती है उसमें एटम्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। चले आगे, अच्छा सर मुझे ये बताओ, डायमंड का तो यूज मुझे पता है कहां पर होता है, सर ग्रेफाइट का यूज कहां पर है? ग्रेफाइट का यूज बहुत जगह है। जैसे ये जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल, पेंसिल में ये आगे आप लोगों का ये होता है ना, इसके निप, इसमें क्या होता है आप लोगों का? ग्रेफाइट होता है, ठीक है।
बहुत बढ़िया सर। एक चीज मुझे बताओ, अभी आपने बताया ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक लेयर है, एक प्लेन है, उसमें कुछ कार्बन के एटम्स है, फिर दूसरा प्लेन है उसमें कार्बन के एटम्स है। क्या इन कार्बन के एटम्स और इन कार्बन के एटम्स के बीच में कुछ फोर्स होगा क्या, अट्रैक्शन फोर्स, तभी तो आपस में एक दूसरे को आकर्षित किए हुए हैं। तो बस अगर आपसे पूछा जाए ग्रेफाइट में एक लेयर के एटम्स और दूसरे लेयर के एटम के बीच में जो फोर्स है, ये जो आकर्षण बल है वो कौन सा है, आप लोग बोलोगे वॉन्डर वॉल, वॉन्डर वॉल आकर्षण बल। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या दोस्तों। यूट्यूब पे बहुत बच्चे मुंह उठा के कमेंट कर रहे हैं सर थ्योरी पढ़ा दो। आप मुझे बताओ इतनी बड़ी थ्योरी पॉसिबल है क्या। करूंगा यूट्यूब पे भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है पूरा करवाना। बस वो हवा में आते हैं सर फी करा, सर सर ये करा दो सर। दोस्तों एक जन आके बोलता है कि सर 299 दे दो। आप मुझे खुद बताओ, ये कंटेंट आप देख रहे हो मेरी कितनी मेहनत लगती है एक एक चीज बनाने में, बस आप तो 299 कर दो, 399 कर दो, पता नहीं क्या होगा। और मैं तो ये देख रहा हूँ बहुत जने अभी नए यूट्यूब पे आके पढ़ा रहे हैं, है ना, जिन्होंने आज तक कभी रेलो पढ़ाई नहीं, और बच्चे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, क्या होगा उनका। मतलब ये सोच रहा हूँ यार, मतलब। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, आप तो खैर जुड़ चुके हो, अब आपको बोलने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमेशा यार अगर कोई चीज, किसी चीज के दाम ज्यादा, लेकिन हमारे भारत देश का ये दुर्भाग्य है, हमारी जो सोच है, इवन माई सेल्फ, हम क्या है वो सोचते हैं कि अगर किसी ने कम कर दिया ना, अरे तो वो मेरे लिए भगवान है। लेकिन यार वो अब वो कहां से लगाएगा बेचारा यार, वो कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेगा, कहीं ना कहीं करेगा। तो हम इस चीज में भावुक होके कि नहीं सर ये 200 में पड़ा, तो यार वो टीचर कहां से दे पाएगा बेचारा यार, उसका भी घर है, उसकी भी सब चीजें है, उसको भी यार 2-3 कंटेंट वाले रखने पड़ते होंगे, कहां से कर पाएगा आप मुझे बताओ। तो थोड़ा सा आप लोग समझा करो इस चीज को, ठीक है। चले आगे, तो इसको बोलेंगे वॉन्डर वॉल आकर्षण बल बोलेंगे, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, देखो वो आपका हार्ड है, अगर आप लोगों से पूछे ये क्या होता है, आप लोग बोलोगे सॉफ्ट होता है, पहली बात। ये क्या होता है, भंगूर होता है। भंगूर का मतलब क्या है, ब्रिटल। जैसे आप लोगों को पता है ईंट होती है ब्रिक, अगर आप लोग उसको नीचे गिरोगे चुकना चूर हो जाएगा क्या, तो इस चीज को बोलते हैं ब्रिटलनेस, भंगूरता। जैसे कांच है, कांच को जब आप लोग तोड़ोगे पूरा चकनाचूर हो जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस यानी भंगूरता। तो आप लोगों से अगर बोले कि क्या ये ब्रिटल होता है क्या भंगूर होता है क्या, आप लोग बोलोगे बिल्कुल सर ये भंगूर होता है। क्लियर है क्या। चले आगे, ये बात हो गई ग्रेफाइट की। हाँ दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो ग्रेफाइट होता है ना, ये आपका है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। बेस्ट कंडक्टर नहीं बोलूंगा, अच्छा कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा अच्छा कंडक्टर है, हीट का नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, आ जाओ सर इसके यूज कहां पर होता है। दोस्तों मैं आप देखो, मैंने आपको बताया ना, ये विद्युत और ताप दोनों का सुचालक होता है। हाँ हीट का उतना नहीं होता, लेकिन करंट का अच्छा कंडक्टर है दोस्तों, बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। इसका यूज कहां पर होता है, आप लोगों ने सुना है ड्राई सेल, कभी पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा दोस्तों, सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो अगर ये एक अच्छा कंडक्टर है तो इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रोड में कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड का काम क्या है, करंट को फ्लो करवाना ही तो है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका यूज हम लोग उस वहां पर कर सकते हैं। सर और क्या यूज है इसका, देखो और मैं आपको, पेंसिल का जो आगे का लेड होता है ना, ये आपका ग्रेफाइट का बना बना होता है। दूसरी बात क्या है, ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है, स्नेहक की तरह कार्य करता है। जैसे आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ठीक है, एक छोटी सी बात मुझे बताओ, जैसे ये कोई एक सरफेस है, टेबल है, टेबल के ऊपर कोई बक्सा है जिसको आप ऐसे स्लाइड करवा रहे हो, ठीक है। अब आप एक काम करो, अगर इस ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स, ये जो बॉक्स है, अगर इसकी निचली सरफेस पे आप लोग पॉलिश कर दो, तेल की पॉलिश कर दो, तो क्या और स्मूथ चले क्या। क्यों, क्योंकि जो तेल होता है ना, वो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, और जो पदार्थ फ्रिक्शन को कम करते हैं उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट यानी स्नेहक। तो इसकी जगह आप लोग क्या करो, इसके नीचे आप लोग थोड़ा सा ग्रेफाइट अगर रगड़ दो ना, तब भी दोस्तों ये स्मूथ चलेगा। तो आप इससे ये बात क्लियर हो गई कि जो ग्रेफाइट होता है ना, वो भी एक किसकी तरह काम करता है, लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है, स्नेहक की तरह कार्य करता है। क्लियर है क्या, ठीक है, ठीक है। दोस्तों एक चीज आप लोग और ध्यान रखना, परमाणु रिएक्टर में ये होता है आपका मंदक होता है। मैं नहीं बताऊंगा आपको अभी मॉडरेटर क्या होता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, अभी मैं बता दूंगा ये होता है मॉडरेटर, नहीं।
बस अभी ध्यान रख लो, नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो वहां पर पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर क्या है, हैवी वाटर क्या है, सब हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या? आ जाओ। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फुलरीन। सर फुलरीन भी कार्बन का पररूप है क्या? बिल्कुल, यानी ये भी किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन के एटम से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों अब यहां पर एक्चुअली में जो फुलरीन होता है ना, उसमें कार्बन का जो एटम्स होते हैं ना, वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि वो आपके सब मिलके एक क्या बना लेते हैं? फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो अब ये फुटबॉल जैसा एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है सॉरी, ठीक है, बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से, तो इसको एक विशेष नाम देते हैं हम लोग, बकी बॉल। ठीक है, तो अगर आप लोगों से बोला जाए जो फुलरीन है या बकी बॉल है, वो उसमें टोटल कितने कार्बन के एटम्स होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं? 60 होते हैं। कितने? 60 होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये तो फेमस है, जो आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन कई बार आप लोग देखोगे कि आप लोगों के जो फुलरीन है ना, कुछ फुलरीन आप लोगों को 32 कार्बन वाले भी मिलते हैं, 50 कार्बन वाले भी मिलते हैं, 60 कार्बन वाले भी मिलते हैं, और उनकी शेप भी अलग अलग होती है। जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हो, इसकी शेप क्या है? थोड़ी सी सिलेंडर है। ये तो आपका स्फेयर है, ये क्या है? आपका सिलेंडर है। तो बस आप लोग ये ध्यान रखना, फुलरीन जो होता है ना, ये कार्बन का पररूप है, यानी कार्बन के एटम से मिलकर बना हुआ है। अब दोस्तों कार्बन के एटम्स की संख्या अलग अलग हो सकती है, तो फुलरीन अलग अलग टाइप के होते हैं। जो सबसे फेमस है वो कौन सा है, या जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो फुलरीन है जिसमें 60 कार्बन होते हैं। और ये 60 कार्बन आपस में जोड़ जोड़ के क्या बना लेते हैं? एक स्फेयर बना लेते हैं, और इसे आप लोग बकी बॉल के नाम से भी जानते हो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। इस फुलरीन की खोज किस, फुलरीन बोल दो या इसका पूरा नाम बकमिंस्टर फुलरीन है, इसकी खोज हुई थी 1985 में। क्लियर है क्या? और दोस्तों इसका जो नामकरण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? जो जियोडिसिक गुंबद है ना, ये आपने देखा है क्या कभी? अरे पढ़ा होगा ना आपने हिस्ट्री वगैरह में। ठीक है, तो इसका जो निर्माण किया था ना, वो जो आर्किटेक्ट थे वो थे बकमिस्टर फुलर। तो इसी के नाम पे, इन्हीं के नाम पे इसका नाम भी क्या रख दिया? फुलरीन रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि दिखने में बिल्कुल इसका जैसा लग रहा था। ठीक है, तो ये आपका फुलरीन हो गया। चलो आगे चले दोस्तों, एक और है आप लोगों का ग्रेफिन। ग्रेफिन भी आपका एक अपर रूप है। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन के एटम्स कुछ इस प्रकार जुड़े होते हैं, एक प्लेन में, एक तल में जुड़े होते हैं। देखो ये ग्रेफिन, ये भी क्या है? कार्बन का ही अपर रूप है। बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, इसमें केवल एक सिंगल लेयर होती है ना, एक ही परत होती है। एक ही परत में क्या होते हैं? सारे कार्बन के एटम्स होते हैं। और अगर आप लोगों से बोला जाए, जैसे एक कार्बन का एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, ये पांचवा एटम, ये छठा एटम। क्लियर है क्या? ये 6 एटम का हो गया। फिर आपका ऐसे जुड़ा होता है, तो आप लोग बोलोगे ये हेक्सागनल। अगर आपसे पूछे ये जो जाल होता है, ये लैटिस होता है, कैसा होता है? हेक्सागनल। एक हेक्सागनल, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना? तो ये ऐसे हेक्सागनल शेप में जुड़े होते हैं आप लोगों के एटम। क्लियर है क्या? सॉरी। ठीक है, अब आ जाओ। अब दोस्तों ये तो आपने अभी तक क्या देखा? कार्बन जो होता है ये बॉन्ड कैसे बनाएगा? आपने बोला सर ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन ही करता है क्या? नहीं सर, हाइड्रोजन भी करता है। करता है ना सर? ऑक्सीजन भी करता है सर, क्लोरीन भी करता है सर। सारे नॉन मेटल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, बोलो हाँ या ना? अरे कर सकते हैं क्या? बोलते नहीं हो यार। हाँ सर कर सकते हैं। तो फिर सबसे अधिक जो बॉन्ड है वो कार्बन ही क्यों बना रहा है? जितने भी कंपाउंड है, सबसे ज्यादा कंपाउंड मुझे कार्बन के ही क्यों मिल रहे हैं? सर मुझे ये समझाओ। तो आइए इस कार्बन की एक देखते हैं, वर्सेटाइल नेचर देखते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार ये बैट्समैन बहुत वर्सेटाइल है, इसका मतलब क्या है? आप मुझे कौन बताएगा? वर्सेटाइल का मतलब क्या है? कोई एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि इसका स्ट्रेट ड्राइव बहुत अच्छा है और उसको सारे शॉट आते हैं, वो आपका लेग साइड में भी खेल लेगा, ऑफ में भी खेल लेगा, ये अपर कट भी लगा देगा, ये आप लोगों का बिल्कुल ठीक है कवर ड्राइव भी मार लेगा, ये बढ़िया मिड ऑफ में भी खेल लेगा, बढ़िया मिड ऑन में भी खेल लेगा। वर्सेटाइल का मतलब वो है जिस जो ओवरऑल उसमें सारी चीजें हो। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, आप बोलते हो यार ये प्लेयर T20 के हिसाब से बढ़िया है, ये 50 ODI के हिसाब से बढ़िया है, ये टेस्ट के हिसाब से बढ़िया है,
लेकिन आपको बोलते हैं ना यार ये बैट्समैन काफी वर्सेटाइल है, इसको कभी कहीं खिला लो, आईपीएल में आईपीएल के हिसाब से खेल लेगा, T20 में T20 के हिसाब से, वनडे में वनडे के हिसाब से, टेस्ट में टेस्ट के हिसाब से। जैसे विराट कोहली है, सीरियसली मतलब मेरे तो फेवरेट बैट्समैन है, हो सकता है आपके कुछ अलग हो, तो मैं मानता हूं कि यार वो बिल्कुल कहीं भी खिला लो उसको, हर जगह। तो सिमिलरली यार कार्बन का भी वर्सेटाइल नेचर है। सो है ऐसी क्या क्या और खूबियां इसमें, अभी बताता हूं। इसमें देखो भी आपको खुद का पता पड़ जाएगा। देखो एक्चुअली में क्या है, इतने सारे आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं कार्बन के, इसके पीछे कारण क्या है? ये कार्बन जितने भी यौगिक मिल रहे हैं सब में कार्बन मिल रहा है। कार्बन इतने यौगिक बना क्यों रहा है दोस्तों? इसके पीछे दो कारण है। एक तो दोस्तों आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है कैटिनेशन, श्रृंखलन का गुण होता है। श्रृंखलन का मतलब ये बड़ी बड़ी चेन बना सकता है। सर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ गया, वर्ड तो याद रह जाएगा कि इसके पीछे कारण क्या है। सर एक तो इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है, दूसरी क्या है, ये टेट्रावैलेंट नेचर का होता है, चतुर्संयोजक प्रकृति का होता है। सर मुझे तो दोनों ही पॉइंट समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि आपका पड़ोसी है ना, वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया, आप ज्यादा ग्रोथ कर गए। हो सकता है दोस्तों आपने बहुत मेहनत करी हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो, आप सबकी हेल्प करते हो, है ना, तो इस वजह से। तो मैं आपको बोलूं यार आपने ग्रोथ इसलिए करी लाइफ में उनसे ज्यादा, क्योंकि आपका है ना मन बिल्कुल साफ था, आपने पूरी मेहनत करी। तो सेम चीज कार्बन इतने कंपाउंड क्यों बना पा रहा है? क्योंकि इनमें दो चीज पाई जा रही है। अब ये दो चीज है क्या? सर मुझे ये समझाओ, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है? कार्बन की वैलेंसी है 4, कार्बन की संयोजकता है 4। सर इससे क्या फायदा है, इससे मतलब क्या? देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होने का मतलब क्या है बताऊं। कार्बन की वैलेंसी 4 होने का मतलब क्या है? कार्बन 4 तरफ से किसी को जोड़ सकता है। भाई कोई जुड़ना चाहे आ जाओ, कोई जुड़ना चाहता है आ जाओ, कोई जुड़ना चाहता है आ जाओ, कोई जुड़ना चाहता है आ जाओ। तो इसके पास में पहली बात तो स्कोप है कि कोई जुड़ना चाहता है आ जाओ, कोई जुड़ना चाह रहा है आ जाओ। तो अगर इसके पास में ये स्कोप ही नहीं होता तो क्या ये यौगिक बना पाता? क्या ये यौगिक बना पाता? क्या कोई इससे जुड़ता? क्या दोस्तों जब तत्व जुड़ते हैं तभी तो यौगिक बनता है। तो दोस्तों इसने ओपन लेटर दे रखा है, भैया तू आना चाहता है आ जा, तू आना चाहता है आ जा। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, दुबई में आपने सुना होगा, दुबई में दोस्तों कोई टैक्स नहीं है। जैसे इंडिया में आप लोग जो पैसे कमाते हो उसका एक टैक्स देना पड़ता है, अलग अलग स्लैब है दोस्तों। कुछ स्लैब तो ऐसी है जिसमें 30% स्लैब देना पड़ता है, मुझे एग्जैक्टली देखो मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मेरे हिसाब से 13-14 लाख के ऊपर कुछ ऐसा वो है ना, जिसमें 30% आप लोग, वो स्लैब का मुझे एक्चुअली पता नहीं वो स्लैब का वो क्या है ना, तो 30% आपको देना पड़ता है। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप सरकारी ऑफिसर बन जाओगे अच्छे लेवल पे, है ना, आपकी मान लो तनख्वाह है 1 लाख रुपए, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट रख रही है 30,000 रुपए, आपको तब पता पड़ेगा भी बातें आती है ना बड़ी बड़ी, और 70,000 आपको, चलो सर कोई बात नहीं 30,000 दे दो। 30,000 आपने किसके लिए दिए? सर मैंने देश के लिए दिए। बहुत बढ़िया, तो देश भी आपको कुछ देगा। बेसिकली ये टैक्स आप लोग इसीलिए तो देते हो। टैक्स क्यों देते हो? ऐसे क्या याद रख लो, टैक्स इसलिए देते हो क्योंकि आप चाहते हो देश को कुछ देना, क्योंकि देश, वो इसलिए दे रहे हो क्योंकि यार देश आपको बहुत कुछ दे रहा है, देश आपको बहुत कुछ दे रहा है, तो आप चाहते हो वो बहुत कुछ है ना आता रहे, इसलिए मेरे से लेते रहो सर। अब वो बहुत कुछ हवा पानी नहीं है, बहुत कुछ है दोस्तों, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यवश कुछ भी नहीं मिलता, तो ये वाला चक्कर हो जाता है बड़ा। अब दुबई में कोई टैक्स नहीं है, तो मान लीजिए अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो यही होता है, सारे बिलीनियर मिलीनियर सब बाहर जाके शिफ्ट हो जाते हैं। वो क्यों देंगे इंडिया में 30%? आप मुझे बताओ, कि चलो उनका कुछ मिल रहा हो कुछ नहीं, तो सब वहां पर चले जाते हैं क्योंकि वहां पर उनको कोई टैक्स ही नहीं देना। तो यार जब सारे बिजनेसमैन, सारे बड़े बिलियनियर मिलीनियर सारे जब दुबई पहुंच जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी तो वैसे ही बढ़ गई ना। क्लियर है? सिमिलरली यहां पर देखो, इसने भी ओपन चैलेंज दे रखा है, बोला आ जाओ यार किसी को जुड़ना है, कोई अनस्टेबल है कि आ जाओ, वो देख लेंगे कैसे थोड़े शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन के, तुम आ तो जाओ। तो पहला ये समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? दूसरा है दोस्तों
कैटिनेशन, श्रृंखलन। सर ये मेरे को आ गया सर, मेरे को ये समझ में नहीं आया सर। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, अगर कार्बन ने अपने साथ किसी दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ गया, मान लो जुड़ गया, तो जैसे ही ये जुड़ा 3 ऑप्शन और खुल गए क्या? दोस्तों इस कार्बन से अगर कोई एक दूसरा कार्बन जुड़ा तो क्या और 3 ऑप्शन जुड़ गए क्या? दोस्तों आपको पता है कार्बन अनस्टेबल है, अकेला नहीं रह सकता वो, तो अकेला नहीं रह सकता, तो पास वाले दूसरे जो कार्बन है वो भी सारे ऐसे हैं, तो कार्बन कार्बन तो आपस में जुड़ ही सकते हैं ना, शेयरिंग कर ही सकते हैं ना। तो दोस्तों एक्चुअली में कार्बन, सब कार्बन का एक ही हाल है, तो आपस में अरे आजा भाई शेयर कर ले, तू भी आजा भाई, तू भी आजा, तू भी आजा भाई। तो इनमें क्या एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है, हर किसी में नहीं होता यह गुण। और जैसे एक कार्बन जुड़ा, तीन जगह, 2 जगह और खाली हो गई, और खाली हो गई, तो और जने आ सकता है, मतलब इनमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे भी हम आगे देखेंगे, देखो कार्बन आराम से खूब मिलेंगे आपको, लंबी लंबी श्रृंखला में मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। आ जाओ अब सर मुझे ये बताओ, कैटिनेशन प्रॉपर्टी को अगर मैं बोलूं इसको डिफाइंड करो, परिभाषित करो, एक्चुअली में कैटिनेशन प्रॉपर्टी है क्या? मैं आपको क्या बताया, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, एक जोड़ने का गुण, एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। भाई कार्बन जो है ना, वो दूसरे कार्बन को, तीसरे कार्बन को, चौथे कार्बन को अपने से जोड़ सकता है आराम से, क्योंकि सबका एक ही जैसा हाल है, तो बोले आ जाओ यार जुड़ जाओ यार, शेयरिंग करता है कुछ। तो कार्बन क्या होता है, बाकी के कार्बन के एटम को अपने से जोड़ लेता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। तो सर इसके पीछे कारण क्या है, ये कर क्यों पा रहा है? दोस्तों ये जितना इंपॉर्टेंट डालोगे उतना इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा कर क्यों पा रहा है? अच्छा मुझे बताओ, कार्बन ने इस दूसरे कार्बन को कैसे जोड़ लिया? देखो, क्योंकि आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बनाए तो वो शेयरिंग से ही बनेगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी सी चीज बताओ, मान लो आपने और आपके पड़ोसी ने, आपने और पड़ोसी ने एक बिजनेस शुरू करा, एक दुकान शुरू करी। दुकान कहां पर है? आप दोनों के घर के जस्ट बीच में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस ठीक है। तो दोस्तों यहां पर ये बिजनेस चलने के ज्यादा चांसेस है, आप दोनों का बॉन्डिंग बने रहने के ज्यादा चांसेस है, या तब ज्यादा चांस है कि मान लो आपका पड़ोस, मतलब आपका एक मित्र है, वो रहता है जयपुर में, आप रहते हो दिल्ली में, आपने दुकान खोल ली गुड़गांव में, बोले मिलके, कहां पर ज्यादा चांस है दुकान अच्छी चलेगी? दोस्तों यहां पर अच्छी चलेगी, क्योंकि दोनों के नजर में रहेगी। यहां पर दोस्तों जयपुर दिल्ली, मान लो कभी ये गया कभी नहीं गया, कभी अभी गए तो लड़ रहे, अरे भाई तू इतने दूर रहता है यार, नहीं यार। तो होता क्या है, कार्बन की साइज बहुत कम है। साइज बहुत कम होने का मतलब क्या है, 2 ही तो कक्षा है, कितना छोटा साइज है यार। इससे ज्यादा तो देखो कैल्शियम की 4 कक्षा होती है, इसका साइज बेचारे का बहुत कम है। पास वाले कार्बन का एटम का साइज भी बहुत कम है। तो अगर इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ना, तो आराम से वो शेयर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि इनका साइज कम है, ये देख रेख आराम से कर पाएंगे, बताओ ना। तो इसका कारण क्या है, स्मॉल साइज। ये आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था कि जो कार्बन होता है ना, वो उसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है दोस्तों, इसका छोटा साइज। दूसरा क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो आराम से और को जोड़ सकता है। तो ये इसके कारण है कैटिनेशन प्रॉपर्टी के। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, रोज आपका 1 से 2 क्लास होता है। आपको पता है अपना जो चैप्टर बचा है ना, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, और जैसे ही चैप्टर हो जाएगा फिर बचेगा एवरीडे केमिस्ट्री, जिसमें मुश्किल से मुश्किल 40 मिनट की वो क्लास होगी और अपना केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लेना। तो अभी हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा, बस अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, प्रेजेंट में दीजिए, आगे ज़्यादा आप लोग मत जाइए।
ठीक है, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत की बात आपका नहीं है। थैंक यू सो मच। तो जैसे कोमल ने डाउनलोड होगा ना, उसके पास में तो एक ऑप्शन आ होगा आपके पास में, आ रहा है ना? आ रहा है ना साइड में ओपन करने वाले में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करोगे ना, वहाँ पे ऑप्शन होगा, तो उसको ओपन करके
लगा दिएगा